Now going to start table 4.1, which will help us in knowing what is the nature, what type of compounds, what is the property of the compounds of carbon. मीन्स किस तरह के कंपाउंड्स कार्बन बनाता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. सो दे हैव गिवन यू वन टेबल विच इज व्हाट टेबल 4.1 इन विच 4 कंपाउंड्स हैव बीन टेकन एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल एंड मीथेन, and their boiling points and melting points and boiling points have been given in the 2 columns. तो उसमें आप अगर देखेंगे एसिटिक एसिड, दिस इज CH3COOH. ये हमने एसिड्स एंड बेसिस जब पढ़ा था, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसमें पढ़ा था हमने एसिटिक एसिड पढ़ा था. एक छोटे से एक ये वो था कि एसिटिक एसिड इज फाउंड इन व्हाट, इज फाउंड इन विनेगर. इसका केमिकल नेम क्या है, ये तो कॉमन नेम है, अदरवाइज एथेनोइक एसिड. ठीक, एथेनोइक एसिड भी आप इसको लिख सकते हैं. बट दिस ईयर वी आर नॉट स्टडिंग एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड इन डिटेल, वरना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे ये. सो एसिटिक एसिड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट 290 केल्विन. अब यू रिमेंबर, आपको हमने if you remember 9th क्लास में you have studied scales of temperature, conversions पढ़े थे, Kelvin to degree Celsius, degree Celsius to Kelvin. So 290 Kelvin, ऐसे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है 290 Kelvin, लेकिन इसे आप अगर डिग्री से आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि 273 Kelvin इज 0 डिग्री सेल्सियस. आपको इसका एक फॉर्मूला भी पता है, दैट टेम्परेचर in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273.15, which I am not using, सिर्फ 273 में लिख रही हूँ. तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालने के होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 273. तो 273 सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम 290, तो क्या आ जाएगा 17. सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, अगेन 273 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 391 माइनस 273, तो ये हमारा हो जाएगा 118, विच 118 राइट डिग्री सेल्सियस. यस, सो मैंने ये सारे कन्वर्जन्स कर दिए हैं, ऑल्दो नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, बट एक आपको फेयर आइडिया देने के लिए, बिकॉज हम डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा इजीली मुझे जैसा लगता है कि हम ज़्यादा समझ पाते हैं. जो हम वेदर फोरकास्ट कुछ भी होता है तो उससे हमें टेम्परेचर का आइडिया रहता है कि ओके 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, सब ज़ीरो कितना ठंडा हो जाता है. और अगर आपका 40-50 डिग्री सेल्सियस भी 50 डिग्री हो रहा है, 48 हो रहा है, तो वो कितना हाई टेम्परेचर है, या फिर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट. तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, इसीलिए दैट इज व्हाई आई हैव कन्वर्टेड. सो एसिटिक एसिड का आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट कितना है 17 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग 118. ऐसी क्लोरोफॉर्म का CHCl3, क्लोरोफॉर्म आप देख रहे हैं -64 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में है, और बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस. एथेनॉल, very important compound which we are obviously not studying in detail this year. ये 2 कंपाउंड्स होते थे जो हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे. C2H5OH फॉर्मूला है इसका, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -117 डिग्री सेल्सियस. देख रहे हैं आप कितना कम मेल्टिंग पॉइंट है. तभी ये किसकी तरह यूज होता था, एज एन एंटी फ्रीज और एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जहाँ पे पेट्रोल ऑब्वियसली फ्रीज ना हो जाए. ऐसे कोल्ड कंट्रीज में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, सब 0 टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे फ्यूल के साथ हम क्या मिला देते हैं, C2H5OH और एथेनॉल, टू लोअर डाउन इट्स व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट उसका, और नीचे गिराने के लिए कि जल्दी फ्रीज ना हो जाए, वरना गाड़ी तो चलेगी नहीं. तो इसीलिए ये एज एन एंटी फ्रीज यूज होता है. नाउ बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए 78 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का 78. कभी भी एथेनॉल को डायरेक्टली हीट करने को नहीं बोला जाता है. किस तरह से हीट करते हैं,
क्योंकि बहुत जल्दी जब आप बंसन बर्नर कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी टेम्परेचर राइज करता है, तो उसमें तो आग लग सकती है, ऑब्वियसली इट विल कैच फायर, isn't it? Liquid obviously will catch will reach its flash point और fire catch कर लेगा। तो फिर क्या होता है, you used to have वाटर बाथ बनाया जाता है, उसमें टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है, उसको अगर आप हीट करना चाह रहे हैं इथेनॉल को। एंड मीथेन इज एक्चुअली फाउंड इज अ नेचुरल गैस फाउंड इन मार्श एरियाज, और इसका मेल्टिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं वो भी दोनों नेगेटिव में, -162 डिग्री सेल्सियस। मीथेन CH4 विच यू विल ऑब्वियसली स्टडी इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि कितना कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और आयनिक कंपाउंड्स के तो हमने इतने ज्यादा, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड जो पढ़ा था हमने, तो कितने बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का पढ़ा था, पोटेशियम नाइट्रेट का, इन सब का पढ़ा था हमने, तो सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा थे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इतनी टेबल समझाने का मीनिंग क्या था कि देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules. It shows that they are not there, there is very less attractive forces, and these compounds are usually found to be the poor conductors of electricity, poor conductors of electricity, poor conductors or bad conductors. Okay, they do not conduct electricity, or sometimes they are like insulators or poor conductors. तो ये समझ में आया, अगर कोई चीज पुअर कंडक्टर है या फिर कंडक्ट ही नहीं कर रही इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने देखा था ग्लूकोज, व्हेन आई वाज टीचिंग यू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो उसमें हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने HCl H2SO4 को देखा था, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द बल्ब ग्लोज, विच वाज दैट एक्टिविटी 2.8 और 2.6, याद नहीं आ रही मुझे, देख लिएगा आप लोग। और एट द सेम साइड अगर आपने अल्कोहल लिया या ग्लूकोज सोल्यूशन लिया था तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं किया था। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो व्हाट डज इट मीन कि पुअर, इट इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बल्ब डज नॉट ग्लो, व्हाट डज इट मीन? ओके, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है, sorry my pen has stopped working, does not conduct electricity, और कोई चीज अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है, इट मीन्स दैट इट इज नॉट डिसोसिएटेड इनटू आइंस, है ना, इट डज नॉट गिव राइज टू आइंस, डज नॉट गिव राइज टू आइंस। तो आइंस नहीं बने, इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो बॉन्डिंग है ये पूरी, ये आयनिक बॉन्डिंग तो नहीं है, ठीक है, ये आयनिक बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स नहीं है। दे आर पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे don't give rise to ions, so obviously no ionic bonding. So we are going to study what type of compounds? We are going to study actually covalent compounds now. So what we are going to study is now bonding in carbon. After explaining you table 4.1, you can easily understand that there is a need to understand another type of bonding. We have studied ionic bonding, but the carbon compounds are showing entirely different properties from ionic compounds. So what we are going to study is the covalent bond, right? Now covalent bond होता क्या है और ये कैसे बनता है, and why carbon has not shown that tendency to form ionic compounds. तो अगर देखिए, there are two possibilities. We know that carbon atomic number 6, electronic configuration 2 4, and it has 4 valence electrons in its valence shell. कितने valence electrons हैं? 4. अगर वो 4 electrons हैं, या तो it could gain 4 electrons to form an anion, or it could lose 4 electrons to form a cation. लेकिन ना ये कैटायन बना रहा है ना ये एनायन बना रहा है, तो
फिर क्या मतलब, ये क्या क्यों नहीं बनाता ये? दिस इज द रीजन. सो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. एक पॉसिबिलिटी ये थी. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? इट फॉर्म C4 नेगेटिव बन जाएगा. मैंने ब्लैंक आपके लिए छोड़ा था कि आप अपने आप फिल करें. सो C4 नेगेटिव, C4 माइनस एनाइन बन जाएगा. बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हुए? Suppose this is a nucleus. It contains 6 protons, right? And this is the first shell. I'm not talking about neutrons right now. And this is the second shell of carbon. First shell has 2 electrons. Another shell has 4 electrons. अब हम बात क्या कर रहे हैं कि वो किसी ऐसे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले. एक से ज्यादा एलिमेंट से भी ले सकते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए. ठीक है, आपने जबरदस्ती उसको फिल करा दिए. बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विच इज हैविंग ओनली 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स? 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. इजंट इट? 4 आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी स्टेबल, नॉट पॉसिबल. Now next is it could lose 4 electrons. ये देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस भी बोर्ड में आ जाते हैं कि कार्बन C4 नेगेटिव एनाइन क्यों नहीं बनाता, या फिर C4 पॉजिटिव. It could lose 4 electrons and form what? C4 positive cation, but it would require large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. अब हम कैसी उसकी बात कर रहे हैं कि nucleus which is having 6 protons and this is the first shell and this is the second one. First shell is having 2 electrons, okay? और आप ये बोल रहे हैं कि ये चारों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा दिया जाए. तो जब आप चारों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराएंगे तो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके? और इतनी एनर्जी लगने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली आपके पास बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स. तो कितना सोच लिए न्यूक्लियर पुल होगा. सो अगेन द स्ट्रक्चर C4 पॉजिटिव इज नॉट पॉसिबल. दैट इज वाई कार्बन ने क्या सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, ना लूजिंग ना गेनिंग. क्या करेगा? शेयरिंग. सो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इक्वल शेयरिंग होती है और इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. Now one more thing that I told you in the beginning, that we will discuss difference between ionic compounds and covalent compounds also. So ionic compounds, if you will recall that the physical nature of ionic compounds we have studied in chapter 3, the previous chapter, they are usually crystalline, usually, okay? Whereas covalent compounds, they are crystalline solids, लिख लीजिएगा. Whereas covalent compounds कैसे दिखेंगे आपको? ज्यादातर usually liquids और gases. Solids भी होते हैं, but usually you will find in the liquid form or in the gaseous form, because they have weak forces of अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. और ये आप 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और लिक्विड और गैसेस फॉर्म में आपको मिलेंगे वो. ठीक. वेयरएज मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स हैव very strong attractive forces which keeps the ion together, which make the bond very strong. That is why they have high melting and boiling point. So they have high melting and boiling point. लेकिन अगर आप इसमें देखें कोवलेंट कंपाउंड्स में, और आप इस एक चीज और नोटिस करिएगा कि आयनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं? दे आर यूजुअली नॉन वोलेटाइल. मीन्स आपने रखा हुआ है, जैसे आप सॉल्ट है रखा हुआ है तो वैसे ही आपको फॉर्म में मिलेगा, ये नहीं कि वेपराइज हो गया. लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग
points. Usually they have low melting and boiling points. That is जैसे आपने एसीटोन देखा होगा, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, लेकिन आप एसीटोन को अगर आप देखें तो थिनर दैट यू यूज और अ नेल पॉलिश रिमूवर या फिर जो पेंट्स में यूज किया जाता है एज अ थिनर, आप उसको देखेंगे कि आपने अगर खुली बॉटल रख दी है वो, तो इट विल स्लोली एंड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म. तो इसे हम कहते हैं कि ये वोलेटाइल है. सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आयनिक, ये पता होना चाहिए हमें दैट आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. तो किसमें हमने पढ़ा था? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये अभी हम पढ़ के ही आए, और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, लाइक अल्कोहल, ईथर, एसीटोन. लिख देती हूँ मैं, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर एटसेट्रा. अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. मैं ये नहीं कह रही हूँ दे आर ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन polar solvents, but I am using the word usually insoluble in polar solvents except. अब आप बताइए, वो we know that sugar is a covalent compound, but sugar, glucose, urea, they are all soluble in water. So exception is what? Except sugar, glucose, urea. Conduction of electricity, अभी हमने डिस्कस किया था that ionic compounds they conduct electricity, whereas covalent compounds do not conduct electricity. So ionic compounds they conduct electricity, और कब conduct करते हैं? When dissolved in water or infused state, or in when they are melted. So or infused state they conduct electricity, whereas covalent compounds do not conduct electricity. Okay, so this is the difference between ionic compounds and covalent compounds.